नमस्कार, मैं भीष्म यादव आज के फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम विद्युत क्षेत्र का परिमाण और पैरावैद्युतांक के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम पैरावैद्युतांक किसे कहते हैं और पैरावैद्युतांक और विद्युत क्षेत्र के परिमाण में क्या संबंध है, ये दोनों चीज़ हमको इस टॉपिक के माध्यम से समझने को मिलेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले निर्वात में आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, फिर पैरावैद्युतांक माध्यम की उपस्थिति में आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो आइए इसको हम ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने सबसे पहले निकाला निर्वात में आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण। इसमें आपने देखा कि E हमको मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R²। और ये कहाँ से आया, मैं पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उस फॉर्मूला से ये आ जाता है हमारे पास E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R²। यहाँ एप्सिलॉन नॉट, हियर यू कैन सी एप्सिलॉन नॉट ये बताता है कि ये जो है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, अर्थात आवेश जो है निर्वात या वायु में रखा हुआ है। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, पैरावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालते हैं। तो आप देखते हो पैरावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में मान लो विद्युत क्षेत्र का परिमाण E डैश है, तब E डैश बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/R²। हियर यू कैन सी देयर इज़ अ K सोर्स की माध्यम जो है वो पैरावैद्युतांक का है। तो K जो होता है वो पैरावैद्युतांक माध्यम को शो करता है, पैरावैद्युत माध्यम को शो करता है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। समीकरण नंबर 1 को हम समीकरण नंबर 2 से भाग देते हैं। जब समीकरण 1 को 2 से भाग देते हैं तब हम कैसे भाग देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड साइड राइट हैंड में। तो हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो ये मिल जाता है हमको E/E डैश, आप स्क्रीन पर देख सकते हो E/E डैश। लेकिन राइट हैंड साइड की मैं बात करूं तो राइट हैंड साइड में हम देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसल आउट हो जाता है। सिमिलरली Q/R² और Q/R² ये भी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो अपने पास सिर्फ बच जाता है 1/1/K। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो K इज इक्वल्स टू हमको मिल जाता है, K इज इक्वल्स टू मिलता है E/E डैश, जहाँ K जो होता है पैरावैद्युतांक कहलाता है और E जो है निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और E डैश जो है पैरावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि पैरावैद्युतांक किसे कहते हैं। तो आप इस फॉर्मूला के हिसाब से डिफाइन कर सकते हो कि निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पैरावैद्युतांक माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम पैरावैद्युतांक कहते हैं। शब्दों के रूप में हम लिखें तो हम पैरावैद्युतांक बराबर लिख सकते हैं, K मीन्स पैरावैद्युतांक, E मतलब निर्वात में विद्युत क्षेत्र का परिमाण। तो इस तरीके से हम लिखते हैं पैरावैद्युतांक इज इक्वल्स टू निर्वात में विद्युत क्षेत्र का परिमाण अपॉन माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र का परिमाण। आइए हम थोड़ा सा और डीपली जब इस पर स्टडी करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि K का मान ऑलवेज ग्रेटर देन 1। पैरावैद्युतांक का जो मान होता है हमेशा 1 से बड़ा होता है। और एक खास बात इसमें ध्यान रखने ये है कि पैरावैद्युतांक माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र का परिमाण कम हो जाता है। तो ये भी कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि पैरावैद्युतांक माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि पैरावैद्युतांक माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र का परिमाण कम हो जाता है। मैं इस टॉपिक को पहले वाली वीडियो में भी समझा चुका हूं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर आप देखेंगे मैं उस वीडियो में थोड़ा सा फॉल्ट कर दिया था। यहाँ पर निर्वात में विद्युत क्षेत्र का परिमाण अपॉन माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र का परिमाण है, लेकिन यहाँ पर जब इसका डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो इसमें पहले लिखा है पैरावैद्युतांक जो होता है माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र का परिमाण। तो ये थोड़ा सा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। पहले आएगा निर्वात में विद्युत क्षेत्र का परिमाण और फिर माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र का परिमाण। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें हैं, जिसके कारण मेरे को इस टॉपिक को फिर से समझाना पड़ा। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मीन्स विद्युत क्षेत्र रेखाएं। हम समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा
किसे कहते हैं और विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण कौन कौन से गुण होते हैं, इस बारे में हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो आइए मैं सबसे पहले विद्युत क्षेत्र रेखा से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी आप लोगों को बता दूं, कुछ बेसिक बातें आप लोगों के बता दूं। विद्युत क्षेत्र रेखा की, जहाँ तक विद्युत क्षेत्र रेखा की बात है, विद्युत क्षेत्र के कॉन्सेप्ट को देने वाला पहला व्यक्ति था माइकल फैराडे। मतलब माइकल फैराडे ही पहला व्यक्ति था जिन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का इमेजिनेशन किया और उसने बताया कि भाई जब विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को रख दिया जाता है तो विद्युत क्षेत्र के कारण एकांक धनावेश पर फोर्स लगता है, स्थिर वैद्युत बल लगता है, जिसके कारण एकांक धनावेश जो होता है गति करने लगता है। अब गति करने लगता है तो गति करने के दौरान वो जिस पथ का अनुसरण करता है वही विद्युत क्षेत्र रेखा के नाम से जाना गया। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, तो ये बल जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक समान बल भी लगता है और निरंतर परिवर्ती बल भी लगता है। तो जब लगने वाला वैद्युत बल एक समान होता है तो उस स्थिति में एकांक धनावेश जो होता है सरल रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में गमन करता है, अर्थात उसकी जो विद्युत क्षेत्र रेखा होगा वो सरल रेखा होगा। दूसरा निरंतर परिवर्ती बल, जब बल जो होता है स्थिर वैद्युत बल निरंतर परिवर्तित होते रहता है तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखा जो होता है वो वक्र पथ पर गति करेगा। वक्र पथ पर गति करेगा मतलब कि विद्युत क्षेत्र रेखा जो होगा वो वक्री होगा। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र रेखा वह रेखा है जिस पथ पर एकांक धनावेश गमन कर सकता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस पथ पर गमन करता है उसे हम विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। आइए, या फिर आप दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोण वक्र है जिस पर पृथक्कृत स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि विद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं और विद्युत क्षेत्र रेखा के कॉन्सेप्ट को देने वाला पहला व्यक्ति कौन था, और हमने इसमें यह भी जाना कि जब एक समान स्थिर वैद्युत बल लगता है तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखा सरल रेखा होती है और जब उसमें निरंतर परिवर्ती बल लगता है तो विद्युत क्षेत्र रेखा वक्र रूप में होती है। आइए अब हम यहाँ पर स्क्रीन पर आपको विद्युत क्षेत्र रेखा प्रदर्शित है, आपके सामने दिख रहा है विद्युत क्षेत्र रेखा PQR। इस PQR में हम देख रहे हैं कि इस विद्युत क्षेत्र रेखा पर 3 पॉइंट है, एक P पॉइंट है, दूसरा Q पॉइंट है और तीसरा R पॉइंट है। हमने क्या किया, P पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट ड्रॉ किया मीन्स हमने एक स्पर्श रेखा खींचा। Q बिंदु पर भी हमने स्पर्श रेखा खींचा, R बिंदु पर भी स्पर्श रेखा खींचा। तो ये स्पर्श रेखा का क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो ये गांठ बांध के आप याद रख लीजिए कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। P बिंदु पर अगर मैं परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा बोलूं तो EP है, उसी तरीके से Q बिंदु पर बात करूं तो EQ है और R बिंदु पर बात करूं तो ER है। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर स्टडी करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कौन कौन से गुण होते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों को। आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन कि आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा और निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आइए अब हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो पहले प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। इसे आप इस स्क्रीन पर दिए गए डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हो। आप इसमें देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से प्रारंभ हो रही है और ऋण आवेश पे जाके क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। आइए हम दूसरे प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो दूसरे प्रॉपर्टीज़ ने बोला कि एकल आवेश मीन्स इन केस ऑफ सिंगल चार्ज, एकल आवेश की स्थिति में क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती हैं और अथवा अनंत पर समाप्त होती है।
तो आइए हम देखते हैं, इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र रेखा जो होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो सिंगल चार्ज बोला है, इन केस ऑफ सिंगल चार्ज, तो हमने एक सिंगल चार्ज लिया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में आप देख रहे हो कि विद्युत क्षेत्र रेखा कहाँ समाप्त हो रही है ये हमको पता नहीं चल रहा है, अनंत पर समाप्त हो रही है। उसी तरीके से हम जब नेगेटिव चार्ज हमने लिया तो नेगेटिव चार्ज में भी आप देख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र रेखा जो है वो कहाँ से आ रही है हमको पता नहीं चल रहा है। तो ये दिस शोज द सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी हमने जाना कि एकल आवेश की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती है और अनंत पर समाप्त होती है। आइए हम थर्ड प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो विद्युत क्षेत्र रेखा की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो ये मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला भी कि भाई विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर जब हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी हमने पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पे समाप्त होती है। दूसरा प्रॉपर्टी हमने देखा कि एकल आवेश की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती है और अनंत पर समाप्त होती है। तीसरा प्रॉपर्टी हमने जाना कि विद्युत क्षेत्र रेखा की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चौथा प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी क्यों नहीं काटती है क्यों? तो आपको बताना पड़ेगा कि यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर अर्थात पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिसका अर्थ यह होता है कि प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, जो कि संभव नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। जिसके कारण से हम ये बोलते हैं कि इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो आपको इसका रीज़न भी पता होना चाहिए कि भाई यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है तो उस स्थिति में प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं इसका मतलब ये कि वहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं जो कि संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी परिणामी विद्युत क्षेत्र की सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा होती है। ये दिस इज़ द फोर्थ प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये चौथा गुण रहा विद्युत क्षेत्र रेखा के। अब आइए हम देखते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। व्हाट इज द फिफ्थ प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? तो इसमें हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है, और यही कारण होता है जिसके कारण विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। तो दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कि भाई विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है लचकदार डोरी की भांति लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है। अर्थात आप ये देख सकते हो, जैसे कि अपने पास ये डायग्राम में आप इसको डिस्कस कर सकते हो, प्लस एक चार्ज प्लस है, दूसरा क्या है माइनस है। तो हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, खींचेगा, मतलब क्या करेगा, ये आकर्षित करेगा मतलब उस लंबाई के अनुदिश क्या हो रहा है, ये संकुचित हो रहा है, सिकुड़ने का प्रयास कर रहा है। छठी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। इसीलिए यही कारण है कि सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। जब सजातीय आवेश रहेंगे तो वो एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है, और जब विजातीय आवेश रहते हैं तो एक दूसरे के पास आने का प्रयास करती है, अर्थात सिकुड़ने का प्रयास करती है। तो इस तरीके से ये इसका छठा प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं सेवेंथ प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। सातवां प्रॉपर्टीज हमने समझा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होती है अर्थात वो चालक के पृष्ठ से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। ये रहा सातवां प्रॉपर्टीज। इस तरीके से फिर से मैं रिपीट कर दूं, पहला प्रॉपर्टीज में हमने जाना कि विद्युत क्षेत्र रेखा जो होता है धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पे समाप्त होती है। दूसरे प्रॉपर्टीज में हमने जाना कि एकल आवेश की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती है और अनंत पर समाप्त होती है। तीसरी प्रॉपर्टी में हमने जाना कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है।
चौथा प्रॉपर्टीज़ में हमने जाना कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। पांचवा प्रॉपर्टीज़ में हमने जाना कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं लचकदार डोरी की भांति लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है, यही कारण होता है कि विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। छठा प्रॉपर्टीज़ में हमने जाना कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है और इसीलिए सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। और सातवां प्रॉपर्टीज़ हमने जाना कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। चालक के पृष्ठ की अभिलंबवत होती है अर्थात वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। इस तरीके से हम आठवां प्रॉपर्टीज़ देखें तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती है। जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती हैं अर्थात चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो शून्य होता है। तो कई बार पूछा जाता है कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य क्यों होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती हैं, इसीलिए चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। दिस इज द 8th प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब हम देखते हैं 9th प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो 9th प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं कि प्रबल विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होते हैं एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं अर्थात सघन होते हैं, और दुर्बल विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होते हैं एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा, और जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं दूर दूर वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। ये 9th प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद हम 10वां प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। अगर 10वां प्रॉपर्टीज़ आप डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हो। यहाँ पर दो समान परिमाण के आवेश हैं, तो दोनों समान परिमाण के आवेश में आप देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है अर्थात यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं आप देखते हैं कि एक दूसरे से जुड़ नहीं पाती अर्थात इसमें आप देख सकते हैं कि दो समान परिमाण के धनावेशों के कारण क्षेत्र रेखाओं के बीच में हमको एक पॉइंट मिलता है। उस बिंदु को हम उदासीन बिंदु कहते हैं, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता जो होता है वो शून्य होता है, और दिस पॉइंट इज न्यूट्रल पॉइंट। तो कई बार 10वां नंबर का प्रॉपर्टी भी क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूट्रल पॉइंट किसे कहते हैं, उदासीन बिंदु किसे कहते हैं। उदासीन बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है, और यह स्थिति पैदा होता है जब दो सजाती आवेश हो। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र एवं असमान विद्युत क्षेत्र। इट मीन्स दैट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि नाम से स्पष्ट है, एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा समान होता है अर्थात नियत होता है। इसे आप डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हो कि जब एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं जो होते हैं एक दूसरे के समानांतर एवं समदूरस्थ होते हैं। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो एक समान विद्युत क्षेत्र। जब एक समान विद्युत क्षेत्र जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं समानांतर और समदूरस्थ हो तो आप समझ जाना कि कैसा क्षेत्र है वहाँ पर, एक समान विद्युत क्षेत्र। आइए असमान विद्युत क्षेत्र को हम समझते हैं। असमान विद्युत क्षेत्र मतलब ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण भिन्न भिन्न होता है, उसे हम असमान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। असमान विद्युत क्षेत्र में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप देख सकते हो डायग्राम के माध्यम से कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं होती है और ना ही एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं। आप इसको डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वैद्युत। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स वैद्युत द्विध्रुव, जिस पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर हमें काफ़ी चर्चा भी करना है इस चैप्टर में। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? तो वैद्युत द्विध्रुव को आप बता सकते हैं कि अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों का जो निकाय होता है उसे ही हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या है वैद्युत द्विध्रुव? तो अल्प दूरी पर स्थित समान परिमाण के विजातीय आवेशों का निकाय इज नोन एज द वैद्युत द्विध्रुव। इसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आप इसे डायग्राम में देख सकते हो। ये Q और Q समान परिमाण के दो विजातीय आवेश है, एक प्लस है दूसरा माइनस है। तो ये जो सिस्टम बना, ये जो निकाय बना, इसी को ही हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आप देख सकते हैं दोनों वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो दूरी है
दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो 2l है, तो इसे हम द्विध्रुव लंबाई कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आया द्विध्रुव लंबाई किसे कहते हैं, तो द्विध्रुव लंबाई किसे कहेंगे, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को द्विध्रुव लंबाई कहते हैं, डाइपोल लेंथ कहते हैं। उसी तरीके से दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होता है उसे हम द्विध्रुव अक्ष कहते हैं, डाइपोल एक्सिस कहते हैं। इस तरीके से इसमें हमने देखा कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, द्विध्रुव लंबाई क्या है और द्विध्रुव लंबाई कितनी होती है, 2l के बराबर होती है, या कई बुकों में आप 2a देखेंगे। और द्विध्रुव अक्ष किसे कहते हैं। आइए इसमें हम कुछ और चीज़ वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे हम वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र कहते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं और कुछ इससे संबंधित एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे N2 एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, N2, H2, O2, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे अणु हैं जिनमें धनावेश और ऋणावेशों के केंद्र संपाती होते हैं, इसलिए इस प्रकार के अणु को हम अध्रुवी अणु कहते हैं। तो ये हम 11th में भी पढ़ चुके हैं। अध्रुवीय अणु किसे कहते हैं, नॉन पोलर पार्टिकल किसे कहते हैं, तो जिसके धनावेश और ऋणावेशों के केंद्र संपाती होते हैं उसे हम नॉन पोलर अणु कहते हैं, अध्रुवी अणु कहते हैं। जब ऐसे अणु को विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है, क्योंकि इसके द्रव्यमान केंद्र संपाती होते हैं और जैसे ही हम इसको विद्युत क्षेत्र में रखते हैं दोनों आवेशों के द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है, अर्थात विस्थापित हो जाता है और वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। तो इस तरीके से हमें उदाहरण के माध्यम से हमने ये समझा कि जब अध्रुवी अणुओं को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके वो अपने केंद्र से थोड़ा सा एक दूसरे से दूर हट जाते हैं और वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। उसी तरीके से हम दूसरा चीज़ देख सकते हो, H2O, HCl, NH3। इसमें आप देखते हैं ये इसके जो अणु होता है धनावेशों के द्रव्यमान केंद्र और ऋणावेशों के द्रव्यमान केंद्र संपाती नहीं होते हैं बल्कि एक दूसरे से दूर होते हैं। इन अणुओं को हम ध्रुवी अणु कहते हैं, पोलर पार्टिकल कहते हैं। ऐसे अणु वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। इस प्रकार के जो अणु होते हैं वो वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। देखो, पोलर अणु वैद्युत द्विध्रुव नहीं होते हैं, जब हम उसको विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तब वैद्युत द्विध्रुव बनता है। लेकिन अध्रुवी अणु जो होता है वो पहले से ही वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस टॉपिक मोस्टली आस्क्ड, जनरली ये पूछा गया है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। आइए हम समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश, ध्यान से समझेगा, वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश, दो आवेश होता है, दो आवेशों में से कोई आवेश, वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश और द्विध्रुव के लंबाई के गुणनफल को उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में आप इस प्रकार बोल सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश और उनके बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है उसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे हम वेक्टर P से प्रदर्शित करते हैं। वेक्टर P से इसलिए क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो सदिश राशि होती है। आइए हम इसके लिए फॉर्मूला डेवलप करते हैं। तो फॉर्मूला डेवलप करने के लिए हमने माना कि मान लो हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +Q और -Q आवेशों से मिलकर बना है और जिनकी बीच की दूरी 2a है। तो अब हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से जाना कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है किसी एक आवेश, तो हम कोई भी एक आवेश ले लेंगे Q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, 2a है। इस प्रकार से हमें P बराबर मिल जाता है Q × 2a इज इक्वल्स टू मिल जाता है 2QA। व्हेन वी राइट इन वेक्टर फॉर्म, जब हम इसको सदिश रूप में लिखते हैं तब हमको मिल जाता है वेक्टर P इज इक्वल्स टू 2QA P कैप जो होता है एकांक सदिश होता है जो दिशा को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार हमने देखा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर वैद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश होती है। आइए हम इसके मात्रक फिर उसके बाद विमीय सूत्र पर डिस्कस करेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी भौतिक राशि का आपको 4 चीज़ पता होना चाहिए। पहला उसका परिभाषा, दूसरा उसका सूत्र, तीसरा मात्रक और चौथा उसका विमीय सूत्र। आइए अब हम देखते हैं इसके मात्रक। तो मात्रक हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव का जो ऐसा ही मात्रक होता है कूलम मीटर होता है। कौन सा मीटर होता है? कूलम मीटर। तो याद रखे रहिएगा वैद्युत द्विध्रुव का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम
मीटर। फिर हम देखते हैं विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र हम 11 पे पढ़े भी हैं कैसे विमीय सूत्र निकालते हैं। तो आइए हम विमीय सूत्र निकालते हैं। पी का विमीय, पहले तो आपको सूत्र पता होना चाहिए, जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता रहेगा आप विमीय सूत्र नहीं निकाल पाएंगे। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर P इज इक्वल्स टू हम जानते हैं 2Q A, तो P का विमीय सूत्र बराबर Q का विमीय सूत्र इंटू 2A का विमीय सूत्र। Q मतलब आवेश का विमीय सूत्र और 2A मतलब दूरी का विमीय सूत्र। तो भाई हम जानते हैं आवेश मतलब धारा गुणित समय, धारा गुणित समय का विमीय सूत्र। A मतलब 2 जो होता है वो डायमेंशनलेस होता है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। A का विमीय सूत्र A मतलब दूरी का विमीय सूत्र। तो धारा का हम लिखते हैं A और समय का लिखते हैं हम T, इंटू दूरी के लिए लिखते हैं L। तो इस तरीके से हमारे पास मिल जाता है m0 L T A। तो इस प्रकार हमको द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र मिलता है m0 L T A। अध्रुवीय अणुओं का एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अध्रुवीय अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। अध्रुवीय अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, किंतु द्विध्रुव अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता। आइए हम थोड़ा सा और चर्चा करें, थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखें। इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। तो भाई द्विध्रुव आघूर्ण हमको निकालना है। क्वेश्चन इज क्लियर, क्वेश्चन क्लियर है तो आप हमको इसमें सिर्फ द्विध्रुव आघूर्ण फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2A। तो Q हमको दिया है, Q हमको पता रहता है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, इसका मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और 2A मतलब दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच की दूरी कितना है 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये 1 इंटू 10⁻10 मीटर। तो ये हो जाएगा। अब ये मान दिस वैल्यू पुट इन द फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला में जब रखते हैं तो वी गेट P इज इक्वल्स टू Q इज़ वॉट 1.6 इंटू 10⁻19। तो नाउ वी विल पुट 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू फिर क्या है 2A इज़ वॉट 1 इंटू 10⁻10। तो ये हमने रख दिया 10⁻10। तो ओवरऑल हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1.6 इंटू 10⁻29। इस तरीके से द्विध्रुव आघूर्ण मिला हमको 1.6 इंटू 10⁻29 कूलम मीटर। कूलम मीटर उसका यूनिट है। आइए थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बात यह है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आदर्श द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो आदर्श द्विध्रुव हम कब कहेंगे। आदर्श द्विध्रुव इसको तब कहा जाता है जब Q का मान बहुत अधिक होता है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या हो, कम हो। अर्थात Q का आवेशों का मान अधिक हो लेकिन उसके बीच की दूरी कम हो, तो उस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव को आदर्श वैद्युत द्विध्रुव के नाम से जानते हैं। आप इसमें सिंबल देख सकते हो, Q टेंड्स टू इन्फिनाइट मतलब Q बहुत ज़्यादा होना चाहिए, 2A टेंड्स टू 0 मतलब दूरी बहुत कम होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कीजिए, कंटिन्यूसली स्टडी कीजिए। जो लेक्चर आप सुनते हो उसके बाद आप तुरंत बुक पढ़िएगा और बुक को लेकर आप नोट्स बनाइए। वैसे तो मैं इसका PDF फाइल आप लोगों को सेंड करता ही हूँ। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।